हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूं और राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं इसमें आप लोगों को यूनिट फर्स्ट से कौटिल्य से अवगत करा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने कौटिल्य के दंड सिद्धांत और मंडल सिद्धांत के बारे में आप लोगों को अवगत कराया था। आज मैं कौटिल्य के षाड्गुण्य नीति से अवगत कराऊंगा। छठा पॉइंट है, छठवां विचार है षाड्गुण्य नीति। षाड्गुण्य नीति जैसा कि मैंने आपको मनु भी पढ़ाया था और मनु में मैंने षाड्गुण्य नीति के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया था। कौटिल्य ने भी षाड्गुण्य नीति का वर्णन किया है। जैसा कि कौटिल्य विदेश नीति के निर्धारण के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित करता है, पहला है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षाड्गुण्य नीति। मनु ने भी मंडल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति का प्रतिपादन किया है। जैसा कि मनु का कहना है कि जो राज्य होता है विदेशों से संचालन करने के लिए, विदेशों से संबंधों को संचालन करने के लिए, विदेशों से समझौते करने के लिए कूटनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध, आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध है, ये सारे संबंधों को स्थापित करने के लिए राजा को कुछ नीतियां अपनानी चाहिए। और ये जो नीतियां होती हैं यह राष्ट्रीय हित को देखते हुए अपनानी चाहिए। यानी कि राजा विदेशों से संधि तब करे जब उसके जो हित हों जब उसके राष्ट्रीय हित पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं या राष्ट्रीय हित का विकास होता है। यानी कि अपने देश के सुरक्षा को लेकर, कल्याण को लेकर, राष्ट्रीय हित को लेकर और संप्रभुता को लेकर, राष्ट्रीय एकता को लेकर ही इन विभिन्न विषयों को देखते हुए ही किसी भी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से संधि करना चाहिए या फिर व्यापारिक संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने चाहिए। इसी तरह से कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिए कौटिल्य भी मनु की तरह से दो सिद्धांत प्रतिपादित करता है। मंडल सिद्धांत को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और षाड्गुण्य नीति। यह जो षाड्गुण्य नीति है यह कौटिल्य ने विदेशों का ये जो षाड्गुण्य नीति कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है। कौटिल्य ने विदेशों से संबंध निर्धारित करने के लिए 6 नीतियों का वर्णन किया है। अपने अर्थशास्त्र में 6 नीतियों का वर्णन किया है और इन 6 नीतियों का वर्णन या षाड्गुण्य नीति, षाड्गुण्य यानी कि 6 गुणों वाली नीति। षाड का मतलब होता है 6, गुणे का मतलब होता है गुण। 6 गुणों वाली नीति यानी कि ये 6 गुणों वाली नीति हर राज्य को अपनाना चाहिए। यहां तक कि मनुस्मृति में भी इन 6 नीतियों का वर्णन किया गया है। महाभारत में भी 6 नीतियों का वर्णन किया गया है। महाभारत के शांति पर्व में भी आचार्य भीष्म इन 6 नीतियों के बारे में बताते हैं। कौटिल्य ने अपने षाड्गुण्य नीति का विकास व्यवहारिक आधार पर किया है, क्योंकि वह जानता था कि कई बार राजाओं को ऐसे अवसर देखने को मिलते हैं या राज्य को ऐसे अवसर देखने को मिलते हैं जब उनके सामने काफी चुनौतियां होती हैं। विदेशों से संधि करने के लिए या विदेशों से समझौते करने के लिए या विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए काफी चुनौतियां होती हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य को इन 6 नीतियां अपनाना चाहिए। कौटिल्य ने जो 6 नीतियों का वर्णन किया है उसने 6 नीतियों के बारे में बताया है कि इन 6 नीतियों का पालन राजा को समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। यानी कि जैसा समय देखे, जैसी परिस्थितियां देखे, जैसी आवश्यकता देखे, उस हिसाब से वह इन 6 नीतियों में से किसी भी नीति का पालन कर सकता है। तो कौटिल्य ने अपने षाड्गुण्य नीति में जिन 6 नीतियों का वर्णन किया है उन 6 नीतियों को मैं क्रमशः आपको बताता जाऊंगा। पहला है संधि। हम एक के बारे में जानेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला है संधि क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी प्रकार का समझौता होता है तो उस समझौते को कौटिल्य ने संधि नाम दिया है। यानी कि 2 राज्यों के बीच की गई कुछ शर्तों के आधार पर समझौते, उसी समझौते को कौटिल्य ने संधि कहा है।
और यह संधि कब होती है या संधि की आवश्यकता क्यों होती है? कौटिल्य कहता है कि जब राजा का हित सिद्ध हो या शत्रु पक्ष को हानि हो तब किसी राज्य से समझौता करना चाहिए, संधि करना चाहिए। यानी कि जब राजा का हित हो और शत्रु पक्ष को हानि हो तब हमें संधि करनी चाहिए, तब किसी राज्य को संधि करनी चाहिए। या वह कहता है कि कभी कभी शत्रुओं को भी अपने में मिलाना पड़ता है, शत्रुओं के भी साथ संधि करनी पड़ती है, तो शत्रुओं को अपनी कृपा दिखाने के लिए शत्रुओं से संधि कर लेना चाहिए ताकि शत्रु उसके अधीन रहें। इसी तरह से वह कहता है कि कभी कभी संधियां विश्वासघात के लिए की जाती है, जैसे कि हम शत्रुओं को आपस में मिला लेते हैं, जैसे कि हम शत्रुओं को संधि करके विश्वास में ले लेते हैं, फिर गुप्तचरों के माध्यम से या विष प्रयोग के माध्यम से उसके राज्य का नाश कर देते हैं। यानी कि हम शत्रुओं को अपने मिला लेते हैं, फिर गुप्तचरों के माध्यम से या विष का प्रयोग करके उसके राज्य का नाश कर देते हैं। फिर वह कहता है कि कभी कभी किसी राज्य को उत्तम कार्य करने पड़ते हैं, तो उत्तम कार्य करने के लिए भी शत्रुओं से संधि करनी पड़ती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि रामायण में जो अश्वमेध यज्ञ होता है, तो उस अश्वमेध यज्ञ करने के लिए विभिन्न राज्यों से संधि करनी पड़ती है। तो इस तरह से इन विभिन्न कारणों से संधि करनी पड़ती है। अपने राज्य के हितों को देखते हुए अपने राज्यों के हितों को देखते हुए भी विभिन्न राज्यों से संधि करनी पड़ती है। अपने हितों को देखते हुए ही विभिन्न राज्यों से संधि करनी पड़ती है। कौटिल्य ने संधि के कई प्रकार बताए हैं। जैसे पहला है हीन संधि। हीन संधि क्या होती है? जब एक कमजोर राजा और एक दुर्बल राजा के बीच संधि होती है तो वह हीन संधि होती है, या दुर्बल राज्य और कमजोर राज्य के बीच संधि होती है तो वह हीन संधि होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संधि हो तो हीन संधि की श्रेणी में रखेंगे। इसी तरह से दूसरा है दंडोपनत संधि। दंडोपनत संधि, यह दंडोपनत संधि क्या होती है? इसके 3 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य ने इसके 3 प्रकार बताए हैं दंडोपनत संधि। पहला है अमिश संधि। अमिश संधि, यह अमिश संधि जो है यह पराजित राजा का विजयी राजा के समक्ष जब समर्पण होता है तो अमिश संधि होती है। जब पराजित राजा विजयी राजा के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और उसके पश्चात जो संधि होती है उसको अमिश संधि के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह से पुरुषांतर संधि। पुरुषांतर संधि क्या होता है? जब विजयी राजा के समक्ष जो पराजित राजा है अपने राजकुमार और सेनापति को समर्पित कर देता है, यानी कि अपने राजकुमार और सेनापति को जब समर्पित कर देता है तो वह पुरुषांतर संधि कही जाती है। इसी तरह से अदृश्य पुरुष संधि। यह अदृश्य पुरुष संधि क्या होती है? जब विजयी राजा के लिए पराजित राजा के द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कि दोनों राज्य संधि कर लेते हैं। पराजित राजा और विजयी राजा दोनों राज्य संधि कर लेते हैं, और जो पराजित राजा होता है वह विजयी राजा के लिए कार्य करता है, विजयी राजा के लिए उपक्रम करता है, सब कुछ उसी के लिए करता है, तो वह क्या कही जाती है? वह अदृश्य पुरुष संधि कही जाती है। यानी कि किसी को पता नहीं होता है कि दोनों में संधि हुई है, दोनों में संधि हुई है, लेकिन गोपनीय रूप से जो पराजित राज्य होता है वह विजयी राज्य के लिए कार्य करता रहता है, उपक्रम करता रहता है। तीसरा उसने बताया है देशोपनत संधि। यह जो देशोपनत संधि होती है यह विभिन्न देशों के बीच में होती है, लेकिन यह भी कई प्रकार की होती है। जैसे कि परिक्रम संधि। इस परिक्रम संधि के अंतर्गत बलवान राजा युद्ध में बनाए गए बंदी सैनिकों को, बंदी सिपाहियों को, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पैसे लेकर या धन लेकर छोड़ देता है, धन लेकर रिहा कर देता है। यानी कि उनसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति बंदी बनाए गए होते हैं उनसे वह धन लेता है, फिर धन लेकर उनको रिहा कर देता है। इसी तरह से उपग्रह संधि। यह उपग्रह संधि क्या होती है? उपग्रह संधि के अंतर्गत भी धनराशि निश्चित किया जाता है, 2 राज्यों के बीच धनराशि निश्चित किया जाता है, यानी कि क्षतिपूर्ति, जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसमें जर्मनी को काफी क्षतिपूर्ति देना पड़ा, तो तभी जर्मनी को छोड़ा गया। यानी कि जो राज्य दुर्बल होता है उसे क्षतिपूर्ति ले ली जाती है, विभिन्न राज्य ले लेते हैं और क्षतिपूर्ति लेकर उसको छोड़ देते हैं। यानी कि एक धन समझौते में एक निश्चित धनराशि निश्चित की जाती है और वह राज्य जो होता है विजयी राज्यों को धनराशि देता है, उसके पश्चात उसको छोड़ दिया जाता है, तो यह उपग्रह संधि कहा जाता है। इसी तरह से उपग्रह संधि के अंतर्गत धनराशि निश्चित किया जाता है, निश्चित धनराशि करके छोड़ दिया जाता है। और सुवर्ण संधि का मतलब होता है कि निश्चित समय पर नियमित धनराशि तय किया जाता है। सुवर्ण संधि निश्चित समय पर नियमित धनराशि देने का समझौता होता है,
निश्चित समय पर नियमित धनराशि देने का समझौता होता है, और जो पराजित राज्य होता है वह पराजित राज्य समय समय पर विजेता राजा को धनराशि अदा करता रहता है। इसी तरह से कपाल संधि, कपाल संधि के अंतर्गत संपूर्ण जब दो राज्यों के बीच समझौता होता है तो तत्काल धन देने की शर्त होती है, तत्काल धनराशि देने की शर्त होती है, और जब तत्काल वह धनराशि दे देता है फिर पराजित राजा को छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से परिपणित देश संधि, परिपणित देश संधि या परिपणित देश संधि क्या होता है? इस परिपणित देश संधि के अंतर्गत दो राज्यों के बीच संधि होती है, और रणनीति के तहत दोनों राज्य अलग अलग दिशाओं में आक्रमण करते हैं, अलग अलग राज्यों पर आक्रमण करते हैं। उसको कहते हैं परिपणित देश संधि, यानी कि दो देश संधि करते हैं और समझौता होता है, और वह दोनों दो राज्यों पर आक्रमण करते हैं, अकेले राज्य पर आक्रमण नहीं करते हैं। इसी तरह से परिपणित काल संधि, परिपणित काल संधि या परिपणित काल संधि क्या है? इसके तहत दो राज्यों के बीच समझौता होता है और निश्चित कार्य करने के लिए समझौता करते हैं। दो राज्यों के बीच समझौता जो होता है वह निश्चित कार्य करने के लिए होता है, दोनों राज्य मिलकर निश्चित कार्य करने का समझौता करते हैं। मित्र संधि, मित्र संधि क्या होती है? मित्र संधि जब दो देश आपस में संधि करते हैं तो वह अपने हितों को पूर्ति करने के लिए संधि करते हैं। दो राज्य आपस में समझौता करके अपने हितों को पूर्ति करने के लिए प्रयास करते हैं तो वह मित्र संधि कही जाती है। मित्र संधि के पश्चात हम आते हैं विषम संधि, विषम संधि, विषम संधि पर। यह विषम संधि क्या होती है? विषम संधि का मतलब होता है दो राज्य आपस में जब मिलकर समझौता करते हैं तो वह अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। तो अलग अलग कार्य करने के लिए जब समझौता होता है दो राज्यों में तो वो विषम संधि कही जाती है। अति संधि, अति संधि, अति संधि, यह अति संधि क्या होती है? अति संधि का मतलब कि अति का मतलब अधिक, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जब दो राज्यों के बीच समझौता होता है तो वह अति संधि कही जाती है। भूमि संधि, भूमि संधि, जब दो राज्यों के बीच कोई किसी की निश्चित भूमि लेने का समझौता होता है, यानी कि भूमि प्राप्त करने का समझौता होता है तो वह भूमि संधि कही जाती है। इसी तरह से हिरण्य संधि, हिरण्य संधि, हिरण्य संधि, हिरण्य संधि जो होती है वह भी लाभ के लिए संधि की जाती है, यानी कि दो राज्य मिलकर जब समझौता करते हैं तो दोनों राज्यों का उद्देश्य क्या होता है कि लाभ प्राप्त करना, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, तो लाभ प्राप्त करने के लिए हिरण्य संधि की जाती है। तो इस तरह से कौटिल्य ने संधि के विभिन्न प्रकार बताए हैं, संधि के विभिन्न प्रकार बताए हैं, और दो राज्य आपस में मिलकर समझौता करते हैं। दो राज्य या दो से अधिक राज्य जब आपस में मिलकर समझौता करते हैं एक निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो वह संधि कही जाती है। और राज्य को चाहिए कि वह सबसे पहले संधि का ही विकल्प अपनाए। कौटिल्य कहता है कि प्रत्येक राज्य को चाहिए कि दूसरे राज्यों से व्यवहार करते समय सबसे पहले वह संधि का विकल्प अपनाए, और संधि का विकल्प यदि निष्फल हो जाता है, यानी कि कोई राज्य संधि करने के लिए तैयार नहीं होता है, शर्त मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसकी दूसरी स्थिति क्या होती है? विग्रह। विग्रह का मतलब होता है युद्ध। आइए अब देखते हैं विग्रह, इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। दूसरा है विग्रह। विग्रह, विग्रह का मतलब होता है युद्ध। विग्रह का मतलब ही होता है युद्ध, युद्ध करना। इसको हम विग्रह कहते हैं या युद्ध कहते हैं। विग्रह का मतलब तनाव उत्पन्न करना, इसको हम विग्रह कहते हैं। तो कौटिल्य कहता है कि जब संधि का अस्त्र या संधि का मार्ग असफल हो जाता है, निष्फल हो जाता है, तब राजा को विग्रह की नीति अपनानी चाहिए, और यह महत्वपूर्ण नीति होती है। और इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब शत्रु कमजोर हो। यदि शत्रु कमजोर नहीं है, शत्रु शक्तिशाली है, तो हम तो हार जाएंगे। यदि शत्रु कमजोर है तो हम आसानी से उस पर आक्रमण कर सकते हैं और उसको अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं। कौटिल्य कहता है कि यदि विजिगीषु राज्य को, यानी कि संधि कौन करता है? यही विजिगीषु होता है, यही केंद्र में होता है, यही मंडल सिद्धांत के केंद्र में होता है। तो कौटिल्य कहता है कि यदि विजिगीषु राज्य को संधि और विग्रह से समान लाभ हो तो उसको संधि करना चाहिए, फिर युद्ध नहीं करना चाहिए। यानी कि युद्ध करके
हमें राज्य को पीड़ित नहीं बनाना चाहिए, राज्य का नुकसान नहीं करना चाहिए, हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, तब हमें संधि से काम लेना चाहिए। लेकिन यदि संधि निष्फल हो जाता है तो वह विग्रह का सहारा लेना, तो विजिगीषु राज्य को विग्रह का सहारा लेना चाहिए। कौटिल्य विजय प्राप्त करने के लिए 3 उपाय बताए हैं। कौटिल्य विजय प्राप्त करने के लिए किसी भी राजा को 3 उपाय बताए हैं। पहला है नैतिक बल, नैतिक बल के द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है अर्थ बल, तीसरा है कूटनीतिक बल, कूटनीतिक बल। ये 3 बल हैं राजा के पास जिससे कि वह विजय प्राप्त कर सकता है। नैतिक बल यानी कि उसके पास मोरल होना चाहिए, राजा के पास महत्वाकांक्षा होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठता होना चाहिए, और अपने सैनिकों के बीच, अपने अधिकारियों कर्मचारियों के बीच भी वह उत्साह का संचार करे। यानी कि नैतिक बल अगर अधिक होगा तो वह शक्तिशाली राष्ट्र को भी विजित कर सकता है। इसी तरह से अर्थ बल होना चाहिए, उसके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होना चाहिए। गोला बारूद, वर्तमान में गोला बारूद है, उसमें अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, रसद सामग्री होना चाहिए कि युद्ध क्षेत्र में अधिक दिनों तक, लंबे समय तक हमारे सैनिकों को भोजन मिलता रहे। यानी कि किसी प्रकार के रसद सामग्री की कमी न हो, धन की कमी न हो, और सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में सभी सुविधाएं मिलती रहे। तो अर्थ बल भी होना चाहिए, कूटनीतिक बल भी होना चाहिए। राज्य के पास कूटनीतिक होनी चाहिए कि किस राज्य से कब संधि करना है, किस राज्य को कैसे प्राप्त करना है, किस प्रकार की रणनीतियां बनानी है, युद्ध के लिए रणनीतियां कैसे तैयार करनी है। तो इस तरह से कूटनीतिज्ञ भी होना चाहिए। तो कौटिल्य इसमें नैतिक बल और उत्साह पर अधिक बल देता है। नैतिक बल पर अधिक बल देता है, उत्साह पर अधिक बल देता है। वह कहता है कि किसी राज्य के पास नैतिक बल है तो वह बड़े से बड़े लक्ष्य को विजय कर सकता, तो वह बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बड़े से बड़े राष्ट्र को विजय कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कौटिल्य ने एक छोटी सी सेना तैयार की, चंद्रगुप्त के नेतृत्व में छोटी सी सेना तैयार की, और मगध वंश में, और नंद वंश जो मगध साम्राज्य पर शासन कर रहा था, उस नंद वंश का नाश कर डाला और फिर चंद्रगुप्त वहां का सम्राट बन बैठा। तो इस तरह से नैतिक बल होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। और कौटिल्य ने युद्ध के भी कई प्रकार बताए हैं। पहला वो कहता है प्रकाश युद्ध। युद्ध के कई प्रकार बताए हैं। प्रकाश युद्ध, ये प्रकाश युद्ध क्या है? यह प्रकाश युद्ध जब आमने सामने होता है, प्रकाश युद्ध आमने सामने होता है। इसमें किसी शत्रु के साथ जब युद्ध किया जाता है तो समय निश्चित कर दिया जाता है, स्थान निश्चित कर दिया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि महाभारत और रामायण का काल, इसमें समय निश्चित कर दिया जाता था, स्थान निश्चित कर दिया जाता था, और सभी लोग एक दूसरे के समक्ष लड़ते थे, एक निश्चित समय तक लड़ते थे। फिर यह क्रम चलता रहता था, यानी कि किसी प्रकार का धोखा नहीं होता था, किसी प्रकार का छल कपट का प्रयोग नहीं किया जाता था, किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं किया जाता था। यानी कि जो लड़ाई होती थी वह आमने सामने होती थी, उसको वह प्रकाश युद्ध कहता है। फिर वह कहता है कि कूट युद्ध, यह जो कूट युद्ध होता है यह कूट रचित तरीके से होता है, धोखेबाजी से होता है। जैसे कि अचानक धावा बोल देना, दुश्मन को विश्वासघात से मारना, यानी कि दुश्मन को विश्वास लेकर मारना, यह कूट युद्ध होता है। इसी तरह से छोटी सेना को बड़ा दिखाकर हमला करना, छोटी सेना को बड़ा दिखाकर, यानी कि शत्रु को लगे कि बहुत बड़ी सेना है जबकि सेना उनके पास नहीं है, बहुत बड़ी सेना, शत्रु को लगे कि बहुत बड़ी सेना है और छोटी सी सेना दिखाकर शत्रु पर धावा बोल देना, और अचानक किलों पर हमला कर देना, किलों को जलाना, लूटपाट करना, धावा करना, ये सब धावा बोलना, ये सभी जो तरीके हैं यह कूट युद्ध में शामिल होते हैं। फिर है तूसरी युद्ध। ये जो तूसरी युद्ध होता है, यह जो होता है, यह तूसरी युद्ध के अंतर्गत विष का प्रयोग होता है, विष प्रयोग करना, यह तूसरी युद्ध के श्रेणी में आता है। यानी कि विष या औषधि के माध्यम से शत्रु को नाश करने का तरीका यह तूसरी युद्ध कहलाता है। तो कौटिल्य ने युद्ध के 3 प्रकार माने हैं। 3 प्रकार मानते हुए कौटिल्य ने युद्ध का समय भी निर्धारित किया है। वह कहता है कि पौष, चैत्र, जेठ, पौष माह और चैत्र माह और ज्येष्ठ, ये ज्येष्ठ माह, ये जो 3 महीने होते हैं यह हिंदी के 3 महीने हैं। हिंदी के भी 12 महीने होते हैं, उसमें 3 महीने कौन है? पौष है, चैत्र है और ज्येष्ठ है। तो कौटिल्य कहता है कि यह 3 ही महीना जो होता है युद्ध के लिए उपयुक्त होता है। जब युद्ध में अधिक समय लगे
तो हमें पौष माह को अपनाना चाहिए, पौष माह में युद्ध करना चाहिए। जब युद्ध में अधिक समय लगता है तब हमें पौष माह में युद्ध करना चाहिए, और जब युद्ध में कम समय लगे तो चैत्र माह में हमें युद्ध करना चाहिए। जब अत्यधिक कम समय लगे यानी कि 1, 2, 3 दिन लगे तो उसमें ज्येष्ठ माह में हमें युद्ध करना चाहिए। तो युद्ध कब करना चाहिए, किस महीने में करना चाहिए, यह भी कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में वर्णन करता है। इसका भी वर्णन अर्थशास्त्र में उसने किया है कि जब अधिक समय लगे, जब युद्ध अधिक दिनों तक करना हो तो हमें पौष माह में शुरू करना चाहिए, युद्ध पौष माह में शुरू करना चाहिए। यदि मध्यम समय लगता हो तो हमें चैत्र माह में युद्ध करना चाहिए। यदि कम समय लगता है, अति अल्प समय लगता है, तो हमें जेठ माह में शुरू करना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि वर्षा काल युद्ध के लिए अत्यधिक कष्टकारक है, वर्षा काल में कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, इसमें हारने की संभावना रहती है। इसी तरह से कौटिल्य ने युद्ध प्रबंध पर भी बल दिया है, युद्ध के प्रबंध पर भी बल दिया है। कौटिल्य कहता है कि युद्ध में पर्याप्त मात्रा में रसद सामग्री होनी चाहिए, यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र में महिलाएं भी होनी चाहिए जो कि रसद सामग्री का रख रखाव करें, भोजन पानी का प्रबंध करें, और सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना चाहिए। तो युद्ध संबंधी नीतियों का भी प्रबंध होना चाहिए, रसद सामग्री का प्रबंध होना चाहिए, यानी कि जो जो युद्ध के लिए आवश्यक है सबका प्रबंध होना चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य ने युद्ध के प्रकार का भी वर्णन किया है, युद्ध के समय का भी वर्णन किया है। इसके अलावा उसने युद्ध के नियम भी बताए हैं। कौटिल्य कहता है कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ध्यान में रखकर युद्ध किया जाना चाहिए। जैसे कि महाभारत और रामायण में हुआ था, युद्ध के नियम का पालन किया जाता था। इसी तरह से कौटिल्य भी अर्थशास्त्र में कहता है कि युद्ध का भी नियम होना चाहिए। वह कहता है कि कभी भी किसी राजा को या किसी सैनिक को भागते हुए सैनिक पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, भागते हुए सैनिक को मारना नहीं चाहिए पीछे से। इसी तरह से घायल सैनिक जो पड़ा हुआ है उस पर वार नहीं करना चाहिए। जो आत्मसमर्पण करता है यानी कि आत्मसमर्पण करने वाले सैनिक या राजा को मारना नहीं चाहिए, कभी महिलाओं को नहीं मारना चाहिए, बच्चों को नहीं मारना चाहिए, वृद्धों को नहीं मारना चाहिए, वृद्धों को मारना नहीं चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य एक धर्म युद्ध का सुझाव देता है, यानी कि युद्ध जो होना चाहिए वह धर्म के अनुसार होना चाहिए, नियम संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, नैतिक नियमों के अनुरूप होना चाहिए। कभी भी किसी भी शत्रु के साथ विश्वासघात करके उसको मारना नहीं चाहिए। जो आक्रमण करना चाहिए वह आमने सामने आक्रमण होना चाहिए। इसी तरह से वह विजयी राजा के श्रेणियां भी निर्धारित करता है कि यानी विजयी राजा कितने प्रकार के होते हैं। विजयी राजा, जो राजा विजयी होता है वह विजय कितने प्रकार से मिलती है या कितने प्रकार के विजयी राजा हो सकते हैं। पहला वह कहता है कि धर्म विजयी राजा, जो राजा धर्म युद्ध किया हो और धर्म युद्ध करके वह जीता हो, प्रदेश को जीता हो, युद्ध में नियमों का पालन किया हो और अपने साहस से राज को पराजित किया हो, वह राजा धर्म विजयी राजा होता है। यानी कि धर्म के अनुसार उसने युद्ध किया है, राज्य पर आक्रमण किया है, उसके नागरिकों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है और राजा को अपने शक्ति अपनी वीरता के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है। तो वह राजा क्या होता है, धर्म विजयी राजा होता है। इसी तरह से वह कहता है कि दूसरी श्रेणी जो होती है वह लोभ विजयी राजा की होती है। लोभ विजयी राजा कौन होता है, यानी कि जो लोभ से आकर किसी राज्य पर आक्रमण करता है और उसके भूमि को हड़प लेता है, भूमि को हथिया लेता है, उसके राजकोष को लूट लेता है, राज खजाने को लूट लेता है, तो वह क्या होता है, वह लोभ विजयी राजा होता है। इसी तरह से वह असुर विजयी राजा का वर्णन करता है अपने अर्थशास्त्र में। वह कहता है कि असुर विजयी राजा वह राजा होता है जो किसी शत्रु राज्य पर आक्रमण कर देता है और उसका समूल नाश कर देता है और पूरे धन को कब्जा कर लेता है, भूमि को कब्जा कर लेता है और इसी तरह से लोगों के प्राण हर लेता है और लोगों की स्त्रियों का हरण कर लेता है और स्त्रियों की साथ दुराचार करता है। ऐसे राजा को वह असुर राजा की श्रेणी में रखता है। अब तीसरा आते हैं यान, संधि विग्रह यान। यान क्या है, यान का भी मतलब होता है आक्रमण, इसका भी मतलब होता है आक्रमण।
विग्रह का मतलब होता है युद्ध, और यान का भी मतलब होता है आक्रमण करना। यानी कि आक्रमण कब करना चाहिए? जब एक राजा को विश्वास हो जाए कि शत्रु राज्य को पराजित कर लेंगे, परास्त कर लेंगे, उस पर नियंत्रण आसानी से कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। इसी तरह से आसन है, यान है, आसन है। आसन क्या होता है? आसन का मतलब होता है तटस्थता। आसन का मतलब होता है तटस्थता, यानी कि निरपेक्ष रहना। निरपेक्ष रहना, किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी राज्य से बैर नहीं लेना, किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करना, किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करना, बल्कि अपनी चुपचाप आसन होकर, आसन अवस्था में होकर, आसन का मतलब कि एकदम न्यूट्रल होकर अपनी शक्तियों में वृद्धि करे, अपनी ताकत में वृद्धि करे, अपने सैनिकों में वृद्धि करे, और जब वह स्वयं को मजबूत कर ले तभी वह आक्रमण की तैयारी करे। यह जो आसन होता है यह दो प्रकार का होता है। आसन दो प्रकार का होता है। एक पहला आसन होता है विग्रह आसन। विग्रह आसन, विग्रह आसन। विग्रह आसन का तात्पर्य होता है कि जब दोनों राज्य शांत हो जाए, यानी कि शत्रु राज्य और विजिगीषु राज्य भी शांत होकर बैठ जाए और अपनी शक्तियों में वृद्धि करे, तो वह विग्रह आसन कहा जाता है, कि जब दोनों राज्य शांत हो जाए। दूसरा है संघाय आसन। संघाय आसन, संघाय आसन। यह संघाय आसन क्या होता है? संघाय आसन यानी संघाय आसन का मतलब होता है कि दोनों संधि कर लेते हैं, यानी कि दोनों राज्य कमजोर होते हैं, दोनों की आर्थिक दशा कमजोर होती है, तो दोनों राज्य संधि कर लेते हैं, और संधि करने के पश्चात वह चुपचाप अपनी शक्तियों में वृद्धि करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को कौटिल्य ने संघाय आसन का नाम दिया है। इसी तरह से चौथा, पांचवा है संश्रय। संश्रय का मतलब होता है जब अपनी आर्थिक शक्ति कमजोर है, राजनीतिक शक्ति कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी बलवान राजा की शरण में ले लेना चाहिए, क्योंकि जब हम बलवान राजा की शरण में चले जाएंगे तो कोई भी शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो कोई भी शत्रु राज्य हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम बलवान राजा के संश्रय में रहेंगे, उनके आश्रय में रहेंगे। तो इस तरह से हम बलवान राजा के अधीन रहते हुए अपनी शक्ति का विस्तार कर सकते हैं। छठवां है दैधी भाव। दैधी भाव, दैधी भाव। छठा है दैधी भाव। दैधी भाव क्या होता है? दैधी भाव का मतलब होता है कि एक राजा से संधि करना और दूसरे राजा से विग्रह करना, दैधी भाव होता है। यानी कि किसी से मित्रता करना, किसी से शत्रुता करना, यह दैधी भाव कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौटिल्य ने उन्हीं सातगुणी नीतियों का प्रतिपादन किया है जिसको कि मनु ने भी किया है। तो कौटिल्य ने 6 नीतियों का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि एक राजा को अवसर के अनुरूप और आवश्यकता के अनुरूप इन सभी नीतियों का प्रयोग करना चाहिए, इन सभी नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा उसने 4 और साधन बताए हैं। कौन से साधन है? शाम, दाम, दंड और भेद। ये 4 साधन हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए। वह कहता है कि शाम, दाम, दंड, भेद के द्वारा भी हम विदेशों से या दूसरे राज्यों से व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि शाम का मतलब होता है समझाना या संधि करना या समझौता करना, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य पर नियंत्रण कैसे स्थापित कर सकता है? शाम के द्वारा स्थापित कर सकता है, उसको समझा सकता है, उससे संधि कर सकता है, समझौता कर सकता है। और जब यह जो शाम का विकल्प असफल हो जाता है तो फिर दाम का प्रयोग करना चाहिए। दाम का मतलब होता है धन देना या प्रलोभन देना, विभिन्न प्रकार के आर्थिक योजनाएं लागू करवाना या आर्थिक सहायता देना, सैनिक सहायता देना इत्यादि विभिन्न प्रकार की सहायता किसी दूसरे राज्य को देनी चाहिए। और जब विभिन्न प्रकार की सहायता दूसरा राज्य लेगा तो वह फिर उसके अधीन हो जाएगा। तो दाम का भी प्रयोग असफल हो जाता है तब फिर दंड का प्रयोग करना चाहिए। शाम, दाम, दंड, भेद, दंड का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि या तो बल प्रयोग करना चाहिए या तो युद्ध का भय दिखाना चाहिए या तो उसको आतंकित करना चाहिए ताकि वह शांत हो जाए और हमारी शरण में आ जाए। जब दंड का भी प्रयोग असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कौटिल्य ने भेद का विकल्प बताया है। भेद का मतलब होता है फूट डालना, उस राज्य में फूट डालना, यानी कि अपने गुप्तचर भेजकर, अपने व्यक्तियों को भेजकर उस राज्य में फूट डालना चाहिए, प्रजा के बीच फूट डालना चाहिए, राजा के विरुद्ध प्रजा को भड़काना चाहिए, गुप्तचरों को छोड़ देना चाहिए और राज्याधिकारियों में फूट डालना चाहिए, राज्याधिकारियों को राजा के विरुद्ध भड़काना चाहिए।
तो इस तरह से जब उसके राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाएगा तो इस तरह से जब उसके राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाएगा तो सारे लोग उस राजा के खिलाफ स्वयं हो जाएंगे और फिर वह उस राज्य में विजिगीषु राज्य के अधीन आ जाएगा। तो इस तरह से कौटिल्य ने साम दाम दंड भेद 4 अस्त्रों का प्रयोग किया है और 6 सारगुडी नीति का प्रयोग किया है। इनके द्वारा कोई भी राज्य विदेशी संबंधों को निर्धारित कर सकता है, विदेशी नीति का निर्माण कर सकता है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी राष्ट्रीय हित को देखते हुए भी वर्तमान समय में भी कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए राष्ट्रीय हितों के अभिवृद्धि के लिए ही विदेशों से संधि करता है, समझौते करता है, विदेशों से व्यवहार करता है इत्यादि विभिन्न प्रकार के संबंध निर्धारित करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारगुडी नीति बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अंतिम टॉपिक होगा कौटिल्य का, वह होगा धर्म संबंधी विचार, कौटिल्य के धर्म संबंधी विचार। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।